ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शिलान्यास। परियोजना में 4500 करोड़ रुपए का होगा निवेश। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आजमगढ़ का दौरा। आज चंद्रदेव राम यादव के विवाह समारोह में होंगे शामिल। कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और यूपी में आज से 30 जून तक बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट। वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मची भारी तबाही। भूकंप से अब तक 920 लोगों की मौत, 3360 से ज्यादा लोग घायल, कई लोग लापता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। परियोजना में करीब 4500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 10 में विकास होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। कंपनियां निवेश करेंगी। जनसभा में हजारों लोगों के जुटने की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा भी करेंगे। ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिलान्यास करेंगे। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क डेवलप होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिलान्यास करने वाले हैं। परियोजना में 4500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पीसीबी निर्माण की प्रमुख कंपनियां निवेश करेंगी। जनसभा में हजारों लोगों के जुटने की तैयारी होगी। गौतम बुद्ध नगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। प्रशासन भी इस वक्त मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए कार्यक्रम पास वितरित किए गए हैं। 4500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक पार्क डेवलप होगा, जो विकसित होगा, उससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा ग्रेटर नोएडा में करने वाले हैं। इससे पश्चिमांचल को साधा जाएगा निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा। क्या कुछ आज कहा जाता है और एक संदेश मुख्यमंत्री आज जरूर पश्चिमांचल से देना चाहेंगे राम मंदिर मामले में। आज क्या संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है? जो विपक्ष ने पूरा माहौल बनाकर रखा है, विपक्ष के द्वारा जो माहौल बनाया गया है, उस पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर भी हैं। जनसभा में कल देवरिया में थे। देवरिया में, यूपी के देवरिया में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, आप याद कीजिए। सीएम ने कहा था कि अब वो लोग हमें राम की आस्था के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने कहा था कि राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। वो लोग आज हमें राम की आस्था के बारे में सीख दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा से क्या संदेश देते हैं, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। रमन मिश्रा हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, बताइए जरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जनसभा भी है। बहुत कुछ संदेश ग्रेटर नोएडा के इस मंच से मुख्यमंत्री दे सकते हैं, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्क का डेवलपमेंट होगा उससे क्या फायदा होगा? रमन, क्या खासियत?
बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा का दौरा है और बहुत खास दौरा है क्योंकि आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा को सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 74 से 79 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 4500 करोड़ का जो है उसमें निवेश होगा। आज वहां पर एक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्क होगा जहां पे तमाम रोजगार, तमाम फैक्ट्रियां, कंपनियां लगेंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और न सिर्फ नोएडा की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश की रफ्तार भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा अक्सर खास रहता है क्योंकि इससे पहले के जो मुख्यमंत्री होते थे वो नोएडा जाने से कतराते थे, डरते थे, भय खाते थे, क्योंकि एक ऐसा चलन था। लोग कहते थे कि जो नोएडा जाता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्जनों नहीं 2-3 दर्जन बार से ज्यादा नोएडा जा चुके हैं और नोएडा में को स्पेशल सौगात भी दिला चुके हैं। चाहे तमाम ऐसे ऐसे निवेश हैं जिससे हजार लोगों को रोजगार मिला है। इससे जेवर एयरपोर्ट का उन्होंने सौगात दिया है, जिसके कारण से जो बूस्ट मिला है नोएडा को। अभी भले कनेक्टिव फ्लाइट चल रही है लेकिन अब हो जाएंगी उस वक्त नोएडा में नोएडा जो कि एनसीआर भी माना जाता है, नोएडा सबसे ज्यादा सुलभ हो जाएगा और सुलभ होने के बाद जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दी हुई है, इससे एकदम तय है कि जो 1 ट्रिलियन की तरफ जो लक्ष्य बनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसका लक्ष्य पर अपने वो आगे चल रहे हैं। हालांकि ये भी अपने आप में रमन व्यंग्यात्मक की है कि नोएडा कोई मुख्यमंत्री, ये मिथक माना जाता था कि कोई मुख्यमंत्री नोएडा अगर आए तो दोबारा सरकार में नहीं आ पाते हैं। ये इस मिथक को दर्जनों बार, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दोनों कार्यकाल में तोड़ दिया है। लेकिन ये भी व्यंग्यात्मक है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो वो सरकार में नहीं आएंगे, बावजूद इसके आर्थिक राजधानी है नोएडा और सबसे डेवलप है उत्तर प्रदेश में। सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र है तो वो नोएडा है, क्योंकि कंपनियां यहाँ पर है, कई सारे कमर्शियल गतिविधियां हैं यहाँ पर। लेकिन नोएडा को अब एक और रफ्तार मिलेगी और एक नहीं, छप्पर फाड़ के मैं तो कहूंगा कि रफ्तार मिल रही है पश्चिमांचल को और खास करके ग्रेटर नोएडा को। एक जेवर एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक पार्क की सौगात। इससे क्या फायदा होने वाला है कंपनियों को, जो कमर्शियल एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं आने वाले समय पे? बिल्कुल, आपने जो कहा कि नोएडा तब भी बहुत आगे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों, तो उसका कारण उसका भौगोलिक स्थिति है क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बगल में एनसीआर का क्षेत्र था। लेकिन जिस तरीके से उसे आगे बढ़ना चाहिए था, जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की और सारे जनपदों की वो संजीवनी बन सकता था, हार्ट बन सकता था, उस हिसाब से उतना ज्यादा काम नहीं हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व में जिस तरीके से वहां पे योजनाएं वहां पर देनी शुरू की, वहां विदेशों में भी गए, अपनी टीम को भेजा, अभी बेंगलोर भी गए हैं और खुद सरकार आगे बढ़ के न सिर्फ अपना निवेश कर रही है बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से निवेश का ऑफर दे रही है और उनकी जो भी डिमांडें हैं उसको पूरा कर रही है। इसके कारण से नोएडा ने जो रफ्तार पकड़ी है, और सिर्फ नोएडा ही नहीं, नोएडा के अगल बगल के जिले भी, चाहे गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, इन सब जिलों को भी इन सारी योजनाओं का फायदा मिलेगा और पूरे पश्चिम क्षेत्र को, जैसा कि आपने बताया, पूरे पश्चिमांचल को इस जो ये बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो और चाहे अब गंगा एक्सप्रेस हो, जो हालांकि नोएडा से वो थोड़ी दूरी पर है, लेकिन फिर भी वो कनेक्टिविटी जो पूर्वांचल से और यहाँ से बुंदेलखंड से कनेक्टिविटी बनी है, इन सारी चीजों का जो लाभ है वो सीधा सीधा व्यापार को होगा। निश्चित रूप से रमन, व्यापार को लाभ होगा। और जो आपने कहा, एक बात कही आपने कि नोएडा को जिस तरह से, जिस रफ्तार से, जिस गति से आगे बढ़ना था, नोएडा उस तरीके से बढ़ा नहीं। नोएडा के पास तो वो असीमित संभावनाएं हैं जिसमें कई बेंगलुरु समा जाएं, अगर सही से डेवलप किया जाए इसे, अगर ठीक से डेवलप किया जाए और अगर संसाधनों का सही इस्तेमाल हो नोएडा में, नोएडा विकास प्राधिकरण सुधर जाए तो कई सारे बेंगलुरु, कई सारे आईटी पार्क इसमें समा जाए। रमन, बिल्कुल, आपने एक बड़ा सवाल कर दिया है कि विकास प्राधिकरण,
विकास प्राधिकरण का जो हस्तक्षेप है उसके कारण से तमाम जो शिकायतें आती हैं और जो इन्वेस्टर हो घबराते हैं कि नोएडा प्राधिकरण से कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं उनका जो निवेश है वो डूब ना जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि नोएडा भौगोलिक रूप से इतनी अच्छी जगह पर है, उसको लाभ मिला, लेकिन बगल में ही आप देख सकते हैं कि गुड़गांव है। गुड़गांव के इतना क्या डेवलप नोएडा हुआ अब तक? बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ रेजिडेंशियल तौर पर भले हो गया, प्लाट बन गए, बड़े बड़े घर बन गए, लेकिन कमर्शियल जोन जो है नोएडा का उतना बड़ा नहीं हुआ जितना गुरुग्राम का हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार इस चीज को समझ रही है, फिल्म सिटी भी नोएडा में ही बनाने की तैयारी में है, वहां का जमीन अलॉटमेंट है, वहां पे काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नोएडा को करने वाला है। और ये सब चीजें जो हुई हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई हैं और लगातार मुख्यमंत्री वहां पर सरकारी योजनाओं के समय समय जो उद्योगपतियों से भी वहां निवेश करवा रहे हैं और 1 ट्रिलियन में जो योगदान रहेगा वो नोएडा का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने नोएडा की इतनी उपेक्षा की कि जो फिल्म सिटी बची थी, जो क्रिएटिविटी नोएडा के अंदर बची थी, वो भी पलायन कर गई मुंबई में, सबने देखा। लेकिन अगर फिल्म सिटी फिर से डेवलप करने की, रीडेवलप करने की कोशिश अगर योगी सरकार कर रही है तो ये सराहनीय पहल है। और जेवर एयरपोर्ट के खुल जाने के बाद अब यहाँ पर संसाधनें बहुत तेजी से स्ट्रीमलाइन होंगी। बहुत शुक्रिया रमन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए फिलहाल। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि देखिए गौतम बुद्ध नगर जो आर्थिक राजधानी है, जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है उत्तर प्रदेश को, यही है वो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला। इसको और क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में नोएडा और मदद करे। आगे बढ़ेंगे। यूपी के बदायूं से खबर जो आ रही है, बदायूं में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 35 उपनिरीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। यूपी के बदायूं में पुलिस महकमे में प्रशासनिक सर्जरी हो गई है, पुलिसिया सर्जरी हो गई है। 35 उपनिरीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम उठा दिया गया है पुलिस अधीक्षक की तरफ से, पुलिस कप्तान के द्वारा। बदायूं पुलिस विभाग में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। तबादलों से पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी, एसएसपी कह रहे हैं। एसएसपी अंकित शर्मा हैं बदायूं के, वो कह रहे हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और होना भी चाहिए। जो उपनिरीक्षक, जो दारोगा और जो सब इंस्पेक्टर एक ही थाने में 5-5, 6-6 साल लंबे समय तक टिके हैं, उनका तबादला होना सुनिश्चित होना चाहिए। एसएसपी अंकित शर्मा ने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पुलिसिया व्यवस्था मजबूत होगी, मोरालिटी को मजबूती मिलेगी। और एसएसपी के निर्देश पर यह तबादले की कार्रवाई बड़े पैमाने पर कर दी गई है। ये देखिए जरा, 35 उपनिरीक्षक जो हैं जिनकी सूची एसपी कार्यालय की तरफ से जारी की गई है। इसमें पुराने कार्यक्षेत्र, पुराना कार्यभार और नवीन कार्यक्षेत्र, अब नई जिम्मेदारी, सबकी सूची जो है वो प्रेषित कर दी गई है देर रात। हड़कंप तो मचा ही होगा, जो लोग टिके होंगे लंबे समय से, जो लोग अपने कंफर्ट जोन में आ गए होंगे उनमें हड़कंप मचा होगा। लेकिन एसएसपी अंकित शर्मा ये कह रहे हैं कि इससे व्यवस्था मजबूत होगी, पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत होगी और ये होना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में क्षेत्र परिवर्तन बहुत जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो अधिकारी 3 साल से अधिक है अगर किसी थाने में, उसे बदलना चाहिए, वो एक ही जगह पर लंबे समय से न टिके। ये शासन व्यवस्था कहती है, आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था कहती है। और ऐसे में बदायूं में यही हुआ है। एसएसपी ने तबादला सूची जारी कर दिया और एसएसपी की तरफ से जो तबादला सूची कार्यालय की तरफ से जारी की गई है उस पर हम आपको दिखा रहे हैं। 35 उपनिरीक्षक हैं जिनके तबादले किए गए हैं, पारदर्शिता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करते हुए और पूरी व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करते हुए। उपनिरीक्षक जो पहले एक थाने में थे उनको दूसरे जगह पर कोने में भेज दिया गया है। ये देखिए जरा आप तस्वीरें, जो सूची हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक जगह से दूसरी जगह फेरबदल किया गया है, रीशफल किया गया है बदायूं में।
प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर अपडेट के साथ। प्रशांत बताइए जरा, ये तबादले की सूची जो जारी की गई है, क्या इसमें हम महत्वपूर्ण पड़ाव देखें? प्रशांत, आवाज मिल पा रही है आपको? प्रशांत से आवाज साथ संपर्क टूट चुका है। जुड़ने की कोशिश करेंगे। 35 उपनिरीक्षक जिनके तबादले हुए हैं बदायूं में, और ऐसे हर जिले में होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए, एक अधिकारियों में जोश, एक नए काम करने का तरीका, एक नया मोडस ऑपरेंडी, एक अधिकारियों में एक नए उत्साह को डेवलप करने के लिए भी हम कह सकते हैं आप अधिकारियों के रीशफलिंग की कार्रवाई होती रहती है। ये तो उपनिरीक्षक है, आईपीएस आईएएस अधिकारियों के तबादले होते हैं और इसी व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। प्रशांत बताइए जरा, ये रीशफलिंग कार्रवाई हुई है, क्या क्या खासियत है इस रीशफलिंग में? एसएसपी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, एसएसपी का कहना है कि इस बड़ी कार्रवाई से जो कानून व्यवस्था है उसको और मजबूती मिलेगी, और जो एक जगह पे कई सालों से जो उप निरीक्षक ठहरे हुए थे उनको इधर से उधर किया गया है। वहीं आपको बता दें, उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह को कचला घाट से चौकी प्रभारी नारायणी बनाया गया है, और वहीं रिंकू सिंह को सिविल लाइन से हटाकर कचला घाट का चौकी प्रभारी बनाया गया है। लगातार ये जो तबादले हैं वो होते रहते हैं, जिससे कानून व्यवस्था को और मजबूती मिल सके और जो कार्य करने की गति है उस पर और तेजी लाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो एसएसपी ने देखिए तबादला सूची एसएसपी कार्यालय की तरफ से जारी कर दी गई है। तबादलों से पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी। कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एसएसपी अंकित शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जिले में एक साथ 35 उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए और उन्हें नए कार्यस्थलों पर तैनात किया गया। पुलिस विभाग के मुताबिक ये बदलाव पुलिसिंग को और मजबूत बनाने, कार्यप्रणाली में सुधार लाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। और माना जा रहा है कि इस बड़े तबादला अभियान से जिले में पुलिस व्यवस्था और अधिक सक्रिय और प्रभावी होगी। और बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में आज से 30 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। तेज हवाओं को लेकर के मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। 4 दिन गर्मी से राहत मिलेगी लोगों को। यूपी के लोगों को बड़ी राहत की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग की तरफ से जो जारी की गई है, भीषण और तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। बारिश से तापमान में गिरावट होगी 27 से 30 जून तक। आज ही से आप कह सकते हैं ये मौसम में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है तेज बारिश होगी, आंधी तूफान की संभावनाएं हैं। मॉनसून एक्टिव हो चुका है। मॉनसून जो फंसा हुआ था अभी तक, वो मॉनसून धीरे धीरे रुक कर चुका है। नॉर्थ इलाके में, पूर्वोत्तर राज्यों में इस वक्त मॉनसून रुक कर चुका है और उसका असर अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो बारिश हो तो टेम्पररी ना हो। संजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर, ब्यूरो चीफ लखनऊ, जुड़ गए हैं इसी खबर पर। संजीव बताइए क्या जानकारी है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? मौसम विभाग की ओर से माना गया कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल यानी जो है रविवार से जो है उत्तर प्रदेश में मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो सकता है। बारिश की आशंका जताई जा रही है क्योंकि अभी तक जो है मानसून जो है काफी कमजोर था, जिसकी वजह से जो है उत्तर प्रदेश में अभी नहीं आ पाया है। और ये माना जा रहा है कि कल यानी कि रविवार से जो मानसून चलो सक्रिय हो जाएगा, तो आने वाले 4-5 दिनों तक जो है उत्तर प्रदेश वासियों को जो है मौसम से थोड़ी सी राहत मिलेगी। क्योंकि अगर शुक्रवार की बात की जाए तो यहाँ
जहां पर टेम्परेचर करीब 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, यानी कि लगातार जो है इधर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। और कमोबेश यही स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिले, चाहे वो बांदा हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, लखनऊ हो, आसपास के जो भी जिले हैं, सभी जगह जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जो है उमस भरी गर्मी से जो काफी ज्यादा परेशानी महसूस हो रही थी। सड़कों के आलम यह है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिन्हें काम में सिर्फ वही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय ये भी कहा जा सकता है कि बहुत से स्कूल अभी बंद है, जिसकी वजह से जो है जो सड़कों पर भीड़ होनी चाहिए वो भी नहीं देखने को मिला। वैसे भी डॉक्टर और राज्य प्रशासन का ये साफ कहना है कि जिस तरह से मौसम में काफी बदलाव हुआ है कि गर्मी काफी ज्यादा है, उसके मद्देनजर जो है लोग अपनी सुरक्षा खुद करें और घर से बाहर निकलते वक्त जो है पूरी एहतियात बरते। बहुत ही जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट आया है तो उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले एक आध दिनों में जो है उमस भरी गर्मी से उत्तर प्रदेश वासियों को काफी ज्यादा राहत मिल सकती है और ये राहत लगभग 4 से 5 दिनों तक बनी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। तो यूपी में आज से 30 जून तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं बहुत सावधानी के साथ निकलें। हालांकि लोगों को राहत मिली है तपती धूप से, तपश से, और लोगों के लिए राहत की खबर है, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए जो भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। कभी कभी 45 डिग्री 48 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो आप सोचिए कि अगर 4 दिन अगर इस तरह से बारिश हो जाए तो बहुत राहत मिलेगी लोगों को। बारिश ना हो, मौसम ही सुधर जाए, अगर भीषण गर्मी बादल छा जाए तब भी लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक मुसीबत है। मुसीबत ये है कि आंधी तूफान की भी संभावना है। ऐसे में आप बचिए बाहर निकलने से। जो मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। वहीं पंजाब सरकार ने जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं और कैदियों के पुनर्वास को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। लुधियाना में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर यूएनओडीसी पंजाब जेल विभाग और TYCIA की ओर से ड्रग्स, HIV, जेल स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य, HIV और कैदियों के इलाज और पुनर्वास पर विस्तार से चर्चा हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य में 10,000 से अधिक नशे के आदी लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया गया है और 25,000 कैदियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। वहीं जेल मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ कैदियों के बेहतर स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए भी लगातार काम कर रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे भारत अपडेट।